वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनवायरनमेंट एनालिसिस से। आपको याद हो, इससे पहले हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो टाइप होते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमने माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को देखा। आज हम एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर स्पेसिफिक इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो माइकल पोर्टर है उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने हमें जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल दिया था वो हमें कंपटीशन को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। हम देखते हैं कि क्या जो कॉम्पिटिशन्स है क्या वो बैड है, क्या कॉम्पिटिशन्स जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स है वो बैड है। तो हमारे सामने इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि कॉम्पिटिशन्स यदि है तो वो हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन से हमें हेल्प मिलती है, कस्टमर को जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसको लो कॉस्ट पर अच्छी क्वालिटी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। तो हम इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर जो हम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल समझेंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट डे बाय डे कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो हमें जो एनवायरनमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं उनको हमने 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। माइकल पोर्टर ने जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उन्होंने हमें इंडस्ट्री एनालिसिस भी दिया है और कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी दिया है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है उसके 5 फोर्सेस के मॉडल को समझते हैं। पहले हम बेसिक समझते हैं कि कॉम्पिटिशन्स क्यों ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, द मैनेजर नीड टू फोकस ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क रेदर देन गैदरिंग बल्क ऑफ अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कि हमें जब नेचर ऑफ कंपटीशन को समझना है, स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को समझना है, तो हमें इंपॉर्टेंट एरिया पर ही ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट एरिया जो होंगे वो क्या होंगे? द टास्क ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सम वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल। और ये जो हम एनालिटिकल टूल जो यूज़ में लेते हैं एनवायरनमेंट को समझने के लिए, तो उसमें आपका जो माइकल का 5 फोर्सेस मॉडल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। A powerful and widely used tool for systematically diagnosing the significant competitive pressure in market and assigning the strength and importance to each 5 force model of the competition। तो इसके अंदर हम वन बाय वन इन 5 फोर्सेस को समझेंगे। तो जब भी हम किसी मॉडल को समझते हैं तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें पहला आता है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उस स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर को जो एसोसिएटेड है इस 5 फोर्सेस से। फिर हमें इवेल्युएट करना है कि जो प्रेशर है 5 फोर्सेस का वो किस लेवल का है, वो फेयर्स है, आपका स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, नॉर्मल है या वीक है। और फिर हमें डिटरमाइन करना है कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या है जो हमें हेल्प करेगी अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एरा में जाते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इवेल्युएट करते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं। यदि आप विदाउट आइडेंटिफिकेशन विदाउट इवेल्युएशन आप डिटरमाइन करेंगे तो डिटर्मिनेशन जो है आपका सही नहीं होगा। तो पहला आता है आपका थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जब हम बात करते हैं न्यू एंट्रेंट्स की, तो पहला जो थ्रेड्स है वो यही आता है, थ्रेड्स ऑफ फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। और जो हम लास्ट पढ़ेंगे तो आएगा थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। थ्रेड्स आपने समझा था कि थ्रेड्स क्या था, आपका जो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स था। तो वहाँ पे हमने देखा था जो आपका जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है वो फेवरेबल कंडीशन होती है और थ्रेड्स क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो जब न्यू एंट्रेंट्स इंडस्ट्री के अंदर आएंगे तो बताइए ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा या फिर थ्रेड्स होगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा क्या होगा, थ्रेड्स होगा। क्यों? क्योंकि जब न्यू एंट्रेंट्स आएगा तो उससे क्या होती है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके अलावा हम ये देखें, जब न्यू एंट्रेंट्स आएगा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी आती है, इंक्रीज मार्केट के अंदर क्या होती है, सप्लाई होती है। तो जब न्यू एंट्रेंट्स आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी किस कारण से कम होती है? क्योंकि वो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लाता है, जिससे सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा हम ये देखें, प्राइजेस क्या हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो कंपटीशन है वो क्या बैड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपने कहा था नहीं सर, कंपटीशन जो है बैड नहीं होता है। हेल्दी कंपटीशन क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को मिलती हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो न्यू एंट्रेंट्स वाला पॉइंट्स है ये हेल्प करता है किसमें, कस्टमर कंपटीशन को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और इससे ये फ़ायदा भी होगा, क्या फ़ायदा होगा कि
यदि न्यू एंट्रेंट्स मार्केट के अंदर आता है तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो उसके लिए कुछ ना कुछ बैरियर क्या करते हैं, खड़े करते हैं। तो बैरियर टू एंट्री क्या होंगे, बैरियर ऑफ एंट्री में भी ये हो सकते हैं, जैसे आपको याद हो जब हमने पढ़ा था कि मार्केट की स्ट्रक्चर होती है, जैसे मोनोपोली है तो वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बहुत बड़ा रहता है, और प्रोडक्ट्स आपके अदर मार्केट के अंदर यदि हम मोनोपोली को कंपेयर करते थे, आप याद हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर, तो वहाँ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन और प्रोडक्ट होमोजीनियस की स्थिति रहती थी। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको, ये जो बैरियर टू एंट्री हो सकते हैं वो कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। व्हेन इफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन द इंडस्ट्री, फर्म लैकिंग फंड आर इफेक्टिवली बेयर फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि यदि हमें लार्ज अमाउंट रिक्वायर है फंड्स का और वो हमारे पास नहीं है तो बैरियर हो सकता है। इकोनॉमिक्स स्केल की यदि हम बात करें कि जैसे हम प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन अपना स्केल, इकोनॉमिक स्केल जो है बढ़ा रहा है तो डिक्रीज पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी, जिससे जिसका कारण क्या होगा कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो एंट्रेंट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर न्यू, वो डिस्करेज होंगे। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स हमने देखा था सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि आपका प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर, यदि आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप डिफरेंशियल मतलब अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर से क्या करेगा, आपको डिफरेंशिएट करेगा। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने कस्टमर को इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि वो यदि उनके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो वो स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे देखें बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ में आते हैं तो बैंक के एम्प्लॉय भी क्या हो जाते हैं, उसके फेमिलियर हो जाते हैं। तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे बैंक हो, वो यदि कोई चेंजेस करता है तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, रेसिस्टेंस करते हैं। फिर ब्रांड आइडेंटिटी, जो ब्रांड की ड्यूरेबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज जो है वो भी हेल्प करती है। इसके अलावा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यदि आप प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप उसी प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे जिसमें एक्सेस इजीली आपको मिल जाता है। हम ये देखें कि यदि न्यू एंट्रेंट्स आता है तो जो एग्जिस्टिंग हैं, एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन हैं वो बैरियर उसको किस तरीके से खड़े कर सकते हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलेशंस भी हो सकता है, जिसके अंदर जो प्राइस को कट करना, एडवर्टाइजिंग करना, ये सब पॉइंट जो हैं रखे जाते हैं। तो हमने देखा कि जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है तो उसके लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, और हमें इकोनॉमिक स्केल के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाने होंगे। और कस्टमर जब अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे तो स्विच करेगा या फिर नहीं करेगा, वो ब्रांड आइडेंटिटी को ध्यान रखेगा, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ध्यान रखेगा। तो ये जो पॉइंट हैं ये क्या माने जाते हैं, आपके बोलो बैरियर टू एंट्री माने जाते हैं। और लास्ट जो रहेगा पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलेशन, ये भी जो है ब्रांड के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैरियर टू एंट्री के लिए। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, जो हमने शुरुआत थ्रेड से की है। तो लास्ट वाला पॉइंट भी क्या रहेगा आपका, थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब बीच में हम कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। जैसे कि आप समझते हैं कि बायर, बार्गेनिंग पावर क्या होती है बायर की, वो बार्गेन करता है बेटर सर्विसेज के लिए। तो बेटर सर्विसेज के लिए यदि कस्टमर एग्जिस्टिंग सप्लायर उसको बेटर सर्विस दे रहा है तो अपने जो न्यू एंट्रेंट्स है उसको प्रभावित नहीं कर सकते। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के अंदर हम देखें कि द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली द प्राइजेस दैट द प्रोड्यूसर कैन चार्ज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे हमने जो पहला पढ़ा था कि थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, वो पावरफुल क्या माना जाता है, फोर्स माना जाता है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट नंबर पर पढ़ा। ऐसे ही जो हम लास्ट पढ़ेंगे थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, वो थोड़ा लेस पावरफुल माना जाता है तो हम उसको लास्ट में पढ़ते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम सेकंड पढ़ रहे हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर बार्गेनिंग कर रहा है बेटर सर्विसेज के लिए। आप देखें कि जब कंपटीशन होगा, न्यू जो है कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं सर्विसेज क्या होंगी, बेटर होंगी। क्योंकि आपको पता है कि जब कंपटीशन होता है तो जो हेल्दी कंपटीशन रहता है वो कस्टमर और सोसाइटी के लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो बेटर सर्विसेज लाता है। दिस इज़ बिकॉज पावरफुल बायर यूजुअली बार्गेनिंग फॉर द बेटर सर्विसेज विच इन्वॉल्व मोर इन्वेस्टमेंट। अब यदि हम देखें
सपोज टेलीकॉम इंडस्ट्री का हमने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम भी, तो उसके अंदर यदि एग्जिस्टिंग जो प्लेयर थे, जैसे आप देखें कि पहले एयरटेल था तो फिर जियो आया, तो कहीं ना कहीं जो एयरटेल को अपनी सर्विसेज और इम्प्रूव करनी पड़ी, और एट प्रेजेंट जो है एयरटेल की सर्विसेज जो है काफ़ी बेहतर मानी जाती है, जियो की सर्विस भी बेहतर है। तो हम ये देखें कि जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बेटर सर्विसेज है बायर की, उसको पूरा करना जरूरी है। बायर हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको बताइए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो बायर है, बिग बायर है, उसको इंडस्ट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको अच्छी सर्विसेज भी मिलनी जरूरी है। द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट परसीव एज क्रिटिकल टू बायर नीड्स एंड बायर आर मोर कंसंट्रेटेड देन फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट, दे कैन इजीली स्विच टू द सब्सिट्यूट अवेलेबल। हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था एंट्री टू बैरियर के अंदर, उसमें था आपका जो स्विचिंग कॉस्ट थी वो क्या थी, हाई स्विचिंग कॉस्ट होती है। जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया था, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ में हो रहा है तो उसको शिफ्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन कभी कभी कुछ लीगल इशू होते हैं तो हम उस समय स्विचिंग कॉस्ट को नहीं देखते, रेसिस्टेंस जो है वो नहीं नहीं होता, क्योंकि हमें जो कस्टमर है उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। फिर आता है बार्निंग पावर ऑफ द सप्लायर। जब हम बार्निंग पावर ऑफ सप्लायर की बात करते हैं तो हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। पहला आता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो क्रूशियल है बायर के लिए, और जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। यदि मान लीजिए हम सप्लायर की बात करें कि जो हमें इनपुट्स प्रोवाइडर्स हैं, यदि इनपुट्स प्रोवाइडर हैं और मार्केट के अंदर सफिशिएंट हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन सफिशिएंट से ही क्या करना रहेगा, सप्लाई रिसीव करनी होगी। तो इससे क्या होगा कि यदि हम दूसरे जो सप्लायर है उनके पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी स्विचिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, टू द मोर स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग फ्रॉम द सप्लायर ग्रेटर मे बी इट्स क्लाउड। सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इन नंबर ऑफ वेज। सप्लायर कैन कमांड बार्निंग पावर ओवर फर्म, देयर प्रोडक्ट आर क्रूशियल टू द बायर एंड सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल। तो हम ये देखते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग सप्लायर है तो कहीं ना कहीं हमें उसको चेंज करने में स्विचिंग कॉस्ट भी है ज़्यादा आएगी। इसलिए हमें कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें पावर ऑफ सप्लायर को भी समझना होता है। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट था वो है नेचर ऑफ राइवलरी या कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। नेचर ऑफ राइवलरी या कंपटीशन ऑफ द इंडस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है, कि इंडस्ट्री मोर इंटेंसिव है, जो है लेस इंटेंसिव है। तो इंटेंसिटी जो है हम इसके अंदर चेक करते हैं। यदि इंटेंसिटी को यदि हम समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए इंटेंसिटी यदि आपकी हाई लो है तो उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। द राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर टेंड टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो व्हेन इंडस्ट्री हैव नो क्लियर लीडर। Competitors in the industry are numerous, and competitors operate high fixed cost and high exit barrier, have a little opportunity, and industry faces slow and diminished growth। तो यदि हम ये देखें राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स, कट थ्रोट्स और इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो है, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी के कारण होती है। इंटेंसिटी मे बी लेस हो सकती है, मे बी मोर भी हो सकती है। तो यदि हम ये देखें कि इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री लीडर जो हैं वो प्राइस वॉर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है सोसाइटी को होता है। पर जो आपके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो, हम यदि एयरलाइंस का एग्जांपल लें तो उसके अंदर हम बेटर सर्विसेज भी देखते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो डोमेस्टिक एयर ट्रेवल इंडस्ट्री के यदि हम एग्जांपल लें, इंडस्ट्री लीडर ए डोमिनेट इंडस्ट्री लीडर कैन डिटर प्राइस वॉर एंड आउटलॉस्ट स्मॉलर राइवल्स ड्यू टू सुपीरियर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम देखें कि बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं, लेकिन कुछ एयरलाइंस के प्राइस कम होने के बावजूद भी लोग उसको यूज़ नहीं करते, और जो महंगी एयरलाइंस होती हैं वो उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ये देखें कि जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसके अंदर जो जो प्राइजेस हैं बहुत हाई रहते हैं, और सीट भी उसकी सबसे पहले क्या होती हैं, फिल होती हैं। फिर आता है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स यदि बहुत सारे हैं तो इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। यदि फिक्स कॉस्ट हाई है तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी बोलो लो हो जाएगी।
यदि एग्जिट बैरियर है तो एग्जिट बैरियर है कि कंपनी जो है फर्म आ तो सकती है लेकिन मार्केट से एग्जिट करने में उसको बहुत सा लॉस होता है। द एग्जिट बैरियर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन कंपटीटर विद ए few exit barrier leave the industry as firm with specialized assets often cannot easily exist। तो हम ये देखते हैं कि यदि एग्जिट बैरियर है, कंपनी मार्केट से आउट होना चाहती है पर नहीं होती किन्हीं कारणों से, तो इंटेंसिटी को बढ़ाता है। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स जो हैं हायर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि उनकी प्राइस क्या है वो लोग कम है तो कंपनी क्या करती है, एक एक ही कंपनी अपने कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। जैसे हम देखें कि जब हम सोप्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि कंपनी बहुत सारे सोप्स बनाती है। किसी को वो बच्चों के लिए बनाती है, किसी को लिए वो आपकी सॉफ्ट स्किन के लिए बनाती है, कोई जर्म्स के लिए बनाती है। तो ये क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है। फिर आता है स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ का मतलब ये हो गया जब इंटेंसिटी राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स जो हमने पढ़ा था, यदि वो धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर बढ़ती जा रही है तो इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द डिक्लाइनिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ लीड्स टू इंटेंसिफाइड राइवलरी एज फर्म स्ट्रगल। तो ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े ये हमें किस में हेल्प करते हैं, कि हमें हेल्प करते हैं समझने में किसको, नेचर ऑफ राइवलरी है क्या, कि राइवलरी इन करंट प्लेयर्स जो है लो है या हाई है। फिर लास्ट पॉइंट आता है थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसा कि हमें पता ही है कि हर प्रोडक्ट्स के क्या होते हैं मार्केट के अंदर, सब्स्टिट्यूट होते हैं, और सब्स्टिट्यूट जो रहते हैं वो सेम या नियरली सेम होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के। टू प्रिडिक्ट द प्रॉफिट pressure from this source, the firm must search for the product that perform the same and nearly the same function as their exist product। रियल एस्टेट का यदि हम एग्जांपल लें और इंश्योरेंस का, बॉन्ड्स का, बैंक डिपॉजिट का एग्जांपल लें, तो ये जो स्टॉक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सही लगता है, किसी को इंश्योरेंस में, किसी को बैंक डिपॉजिट्स में। ये क्या सब्स्टिट्यूट है। द थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट इज ग्रेट इन मैनी हाई टेक सर्विसेज एज वेल। फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि कुछ स्मार्टफोन वगैरह हैं, उनके लिए अच्छा कैमरा भी क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। यदि स्मार्टफोन के अंदर अच्छा कैमरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम उसको परचेज नहीं करते। तो ये क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाने लगा है। तो फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन हैज़ रिप्लेस द कैमरा टू ग्रेट एक्सटेंट। आजकल हम देखें स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे वॉच है आपका, म्यूज़िक जो है आपका, कैमरे के साथ साथ जो हम ये देखें कि उसका स्टाइल जो है, उसकी लुकिंग जो है, तो कहीं ना कहीं जो किसी प्रोडक्ट्स के अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में भी, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। जैसे कुछ टाइम पहले हम देखें कि कंपनीज जैसे ओप्पो, वीवो हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लेके आई थी अच्छे कैमरा के लिए। कुछ कंपनी ने इसको कॉपी भी किया पर वो मार्केट के अंदर चल नहीं पाई। तो ये थ्रेड्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो पांचों फोर्स हैं उनको हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।